समाजवाद की एक बुलंद आवाज गुरुवार रात खामोश हो गई। जनता दल परिवार की सियासत के पुरोधा रहे शरद यादव का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। 5 दशक के सियासी जीवन में उन्होंने कई उतार चढ़ाव भरे दौर देखे, लेकिन सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता में कभी कोई नरमी नहीं आई। देश की राजनीति में शरद यादव के राजनीतिक कद और योगदान का अंदाजा आज की पीढ़ी को भले ही ना हो, लेकिन गैर कांग्रेसी सरकारों में शरद यादव सत्ता की धुरी माने जाते रहे। 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह पर मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए दबाव बनाने वालों में शरद यादव को प्रमुख माना जाता है। दरअसल शरद यादव पिछले कुछ समय से स्वास्थ्यगत मुश्किलों का सामना कर रहे थे, लेकिन 4 महीने पहले उनकी तबीयत में सुधार होने लगा था। 4 महीने पहले उनके दक्षिण दिल्ली के आवास पर बिहार के नेताओं ने मुलाकात भी की थी। उम्मीद की जाने लगी थी कि वो सार्वजनिक राजनीति में फिर से सक्रिय होंगे। सितंबर महीने में शरद यादव 2 दिनों के लिए पटना भी गए। राजनीतिक गलियारों में एक कयास भी लगाया जाने लगा था कि 2024 के आम चुनाव से पहले विपक्ष की एकजुटता में शरद यादव की अहम भूमिका हो सकती है। वो खुद भी इसको लेकर उत्सुक थे, लेकिन स्वास्थ्य ने उनका साथ नहीं दिया। करीब 50 साल की समाजवादी राजनीति का सफर अब थम चुका है। ऐसे तो बीते 5 साल से शरद यादव एक तरह से राजनीतिक बियाबान में थे और पिछले साल दिल्ली के जंतर मंतर स्थित उन्हें वो सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा था, जो करीब 22 साल तक उनकी राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र में रहा। आज की पीढ़ी को शरद यादव के राजनीतिक योगदान और उनके कद का अंदाजा भले नहीं हो, लेकिन गैर कांग्रेसी सरकारों में वो पावरफुल नेता माने जाते रहे। हालांकि कभी किसी पावरफुल मंत्रालय की कमान उनके जिम्मे नहीं आई। शरद यादव के राजनीतिक सफर में उनकी जो सबसे बड़ी ताकत थी, वही उनके लिए हमेशा कमजोरी साबित हुई। शरद यादव ने मध्य प्रदेश के एक मध्य वर्गीय परिवार से निकलकर अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। जबलपुर से शुरू हुआ उनका करियर यूपी के रास्ते होता हुआ बिहार पहुंचा। यानी इस हिसाब से देखें तो एक खासियत है, लेकिन इसकी कमजोरी ये रही कि किसी भी सीट को वो अपनी सीट के तौर पर तब्दील नहीं कर सके। शरद यादव अपने समकालीन सामाजिक न्याय के नेताओं से सीनियर रहे, इसलिए सिंगापुर में अपना इलाज करा रहे लालू प्रसाद यादव ने उनके निधन की खबर के बाद भावुक होते हुए उन्हें अपना बड़ा भाई बताया। लालू प्रसाद के राजनीतिक करियर में शरद यादव का अहम योगदान रहा है, लेकिन ये पड़ाव शरद यादव के करियर में बहुत बाद में आया। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में जुलाई 1947 में जन्मे शरद यादव जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के गोल्ड मेडलिस्ट थे, लेकिन इससे बड़ी पहचान ये थी कि वो लोहिया और जेपी के समाजवादी विचारों से प्रभावित थे। जयप्रकाश नारायण के छात्र आंदोलन का भारतीय राजनीति पर कितना असर होने वाला था, इसकी पहली झलक 1974 में देखने को मिली थी, जब जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन के बाद जिस पहले उम्मीदवार को हलधर किसान के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़वाया, वो शरद यादव थे। 27 साल के शरद यादव तब जबलपुर यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष थे और छात्र आंदोलन के चलते जेल में थे। जेल से ही उन्होंने जबलपुर का चुनाव जीत लिया। 1977 में जनता पार्टी की आंधी की पहली झलक शरद यादव के चुनाव से ही लोगों को मिली थी, लेकिन शरद यादव किस मिट्टी के बने थे, इसकी झलक 1 साल बाद देखने को मिली। समाजवादी राजनीति में शरद यादव बड़ी संभावना के तौर पर उभरे थे। 1976 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल 5 साल के बदले 6 साल कर दिया था। इसके विरोध में 2 ही सांसदों ने इस्तीफा दिया था, एक थे मधु लिमे और दूसरे थे शरद यादव। बहरहाल आपातकाल हटाए जाने के बाद 1977 में जब चुनाव हुए तो शरद यादव दोबारा सांसद चुने गए। उस वक्त वो युवा जनता दल के अध्यक्ष भी थे और शायद ये भी एक वजह रही होगी कि उन्हें जनता पार्टी की सरकार में मंत्री का पद नहीं मिला। इसको लेकर भी शरद यादव को अरसे तक मलाल रहा। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा होती है कि मधु लिमे चाहते थे कि युवा जनता दल के अध्यक्ष के तौर पर शरद यादव खुद को मांझे, ताकि समाजवादी दल की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत चेहरा तैयार हो सके। शरद यादव 1978 में लोक दल के महासचिव बने थे। हालांकि मोरारजी भाई देसाई की सरकार बहुत दिनों तक नहीं चली। जब चरण सिंह प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे तो उनकी कार में उनके बगल में शरद यादव थे, लेकिन मंत्रालय नहीं मिला। चरण सिंह का भरोसा उन्हें हासिल था। 1980 में जनता पार्टी में बिखराव हो गया और शरद यादव जबलपुर से चुनाव हार गए।
जनता पार्टी ने जबलपुर से राजमोहन गांधी को टिकट दिया था। वो कांग्रेस के उम्मीदवार से चुनाव हारे। शरद यादव तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन जल्द ही शरद यादव चुनावी मैदान में थे। मध्य प्रदेश से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से। संजय गांधी की मौत के बाद अमेठी के उपचुनाव में चरण सिंह ने राजीव गांधी के सामने शरद यादव को उतारा और शरद ये चुनाव बुरी तरह से हारे। 1984 में चरण सिंह ने उन्हें बदायूं से लड़ाया और यहां भी वो हारे, लेकिन 1986 में राज्यसभा के रास्ते संसद में पहुंचे। चरण सिंह की नजदीकी के चलते शरद यादव इस दौरान चौधरी देवीलाल के भी बेहद करीब हो गए थे। शरद यादव के राजनीतिक जीवन में दूसरा अहम मोड़ आया 1989 में, जब वो जनता दल के टिकट पर बदायूं से लोकसभा में पहुंचे। वीपी सिंह की सरकार में वो कपड़ा मंत्री तो थे, लेकिन जब देवीलाल और वीपी सिंह में नहीं बनी तो उन्होंने वीपी सिंह का साथ दिया। शरद यादव ने रामविलास पासवान के साथ मिलकर वीपी सिंह से मंडल कमीशन लागू कराया, जिसने कम से कम उत्तर भारत की राजनीति को काफी हद तक बदल दिया। देश में मंडल कमीशन लागू होने की दास्तान काफी दिलचस्प है। मंडल कमीशन को लागू करने को कुछ लोग वीपी सिंह का जल्दबाजी में लिया गया राजनीतिक फैसला बताते हैं। इसके पीछे दलील ये दी जाती है कि तत्कालीन उप प्रधानमंत्री देवीलाल के इस्तीफे के बाद पार्टी सांसदों का समर्थन बरकरार रखने के लिए वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया था। दिसंबर 1989 में वीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल की सरकार बनी, जिसमें ओबीसी समुदाय के दिग्गज नेता शरद यादव से लेकर दलित नेता रामविलास पासवान तक शामिल थे। लालू प्रसाद यादव से लेकर मुलायम सिंह यादव जनता दल में काफी पावरफुल थे। ऐसे में वीपी सिंह की सरकार बनते ही ओबीसी नेताओं ने मंडल कमीशन पर आगे बढ़ने का दबाव बनाना शुरू कर दिया था। 25 दिसंबर 1989 को उन्होंने इसके लिए एक एक्शन प्लान का ऐलान किया और पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए देवीलाल की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया। वीपी सिंह की सरकार बने कुछ ही दिन हुए थे कि वीपी सिंह और देवीलाल के बीच सियासी टकराव शुरू हो गए। इसी दौरान हरियाणा में मेहम कांड और कुछ अन्य बिंदुओं पर देवीलाल से वीपी सिंह की खटपट कुछ इस कदर बढ़ गई थी कि सरकार पर खतरा मंडराने लगा। देवीलाल ने सरकार से किनारा कर लिया और सरकार गिराने की तैयारियां शुरू हो गई। देवीलाल ने अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए एक विशाल रैली रखी, जिसमें वो जनता दल के अपने समर्थक नेताओं को जुटा रहे थे। वीपी सिंह के जीवन पर लिखी गई किताब द डिसरप्टर, हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शूक इंडिया में शरद यादव को वीपी सिंह ने फोन कर जब देवीलाल को हटाने की जानकारी दी तो शरद यादव ने कहा कि सुबह मिलकर बात करता हूं। शरद यादव को देवीलाल भी अपने साथ मिलाना चाहते थे और वीपी सिंह भी अपने साथ रोके रखना चाहते थे। मौके की सियासी नज़ाकत को समझते हुए शरद यादव ने वीपी सिंह के सामने एक शर्त रख दी कि या तो रैली से पहले मंडल कमीशन लागू कीजिए, नहीं तो हम देवीलाल जी के साथ अपनी पुरानी यारी निभाएंगे। कहा जाता है कि वीपी सिंह ने अपनी सरकार पर मंडराते खतरे और मध्यावधि चुनाव की आशंका को देखते हुए शरद यादव की बात को मान लिया और 7 अगस्त 1990 को सरकारी नौकरियों में ओबीसी समुदाय के लिए 27% आरक्षण लागू करने की घोषणा कर दी। वीपी सिंह सरकार में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री रहे शरद यादव के मुताबिक किताब में लिखा गया है कि वीपी सिंह ने मजबूरी में फैसला लिया था। जनता दल में फूट होने पर शरद यादव देवीलाल के साथ नहीं गए, जबकि जनता दल बनने से पहले वो देवीलाल के साथ लोक दल में थे। शरद यादव के हवाले से द डिसरप्टर, हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शूक इंडिया किताब में दावा किया गया है कि देश में मंडल कमीशन को उनसे गर्दन पकड़कर लागू करवाया गया था। मंडल कमीशन को लागू कराकर शरद यादव समाजवादी आंदोलन के साथ साथ सामाजिक न्याय के पुरोधा बने और इस लड़ाई को हमेशा लड़ते रहे। संसद से लेकर सड़क तक हमेशा दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के हक की लड़ाई लड़ते रहे। वीपी सिंह से मंडल कमीशन लागू कराया, जिसने कम से कम उत्तर भारत की राजनीति को एक हद तक बदल दिया। यहीं से शरद यादव की छवि मंडल के पुरोधा के तौर पर बनी, जिसे उन्होंने अपनी जीवन के आखिरी पल तक सहेज कर रखा। तो ये थी कहानी सामाजिक न्याय के योद्धा शरद यादव की, जिन्हें जीवन भर झेलनी पड़ी सियासी धूप छांव। वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।